नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और न्यूज़ एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स। तो इस वक्त की क्या है बड़ी खबर, आइए डाल लेते हैं नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में आज सुनवाई। ईडी का दावा, घोटाले में किंग पिन हैं केजरीवाल। दिल्ली में महंगी बिजली पर बीजेपी का हल्ला बोल, सभी 14 बिजली कार्यालयों पर आज होगा विरोध प्रदर्शन। बढ़ी हुई दर वापस लेने की मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 7 नक्सली हत्थे चढ़े, 3 लाख के 2 इनामी भी गिरफ्त में। रोड काटने और आईईडी लगाने समेत कई घटनाओं में सक्रिय थे नक्सली। भारी बारिश के कारण केरल के 5 जिले और पूरे गोवा में आज स्कूल बंद। कर्नाटक और कोंकण में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। वहीं असम में बाढ़ के कारण अब तक 94 लोगों की मौत। आज नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे केपी शर्मा ओली, चौथी बार संभालेंगे कार्यभार। अर्जेंटीना ने जीता कोपा अमेरिका का खिताब। अतिरिक्त समय में हुए गोल की मदद से फाइनल में कोलंबिया को दी 1-0 से शिकस्त। 16वीं बार खिताब जीतकर सबसे अधिक कोपा अमेरिका का खिताब जीतने का बनाया रिकॉर्ड। तो आइए शुरुआत करेंगे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर की, जिनकी मुश्किलें अब कम होती नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद खास है। दरअसल आज दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। इसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी का दावा है कि केजरीवाल पर जल्दबाजी में दिया गया फैसला। केजरीवाल शराब नीति केस के किंग पिन है। घोटाले से मिला पैसा आप पर खर्च हुआ और ईडी की ओर से यह भी दावा किया गया कि साउथ ग्रुप के सदस्यों ने 100 करोड़ की रिश्वत केजरीवाल की ओर से मांगी गई थी। इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर फौरी रोक लगा दी थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत के आदेश को बरकरार रखता है या फिर उसे पलटता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि अगर उनकी नियमित जमानत किसी भी जगह लंबित है तो उस पर इस फैसले का असर नहीं होगा। तो केजरीवाल को राहत मिलेगी या बढ़ेगी उनकी आफत, इस पर होगी आज खास नजर। तो अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ है सुनवाई। और सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो केस में जमानत पर पुनर्विचार को लेकर 2 अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं। 11 जुलाई को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करने वाली थी, लेकिन जस्टिस संजय कुमार ने मामले से खुद को अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और इसके बाद सिसोदिया ने इस पर दोबारा विचार करने को लेकर याचिका लगाई थी। विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात यहां पर अरविंद केजरीवाल की। विकास, यहां पर क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? किन तथ्यों के साथ आज ईडी पहुंची है और क्या अदालत से किसी भी तरह की कोई राहत की उम्मीद है आज? देखिए जया, जहां तक इस मामले की बात करें तो आपको याद होगा कि निचली अदालत से जो रेगुलर बेल मिली थी उसको ईडी ने चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने भी ये पाया था कि निचली अदालत के फैसलों में कई प्रक्रियागत और तथ्यात्मक गड़बड़ियां हैं। इसी के चलते हाईकोर्ट ने
अरविंद केजरीवाल की रिलीज पर रोक लगाई थी और ये कहा था कि निचली अदालत के फैसले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। हाईकोर्ट इस अपील पर अब सुनवाई कर रहा है और अगर आप उस केस के लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर जाएं तो वाकई इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आपत्ति ईडी की अपनी जगह वाजिब है। मसलन ये कहना कि जो ट्विन कंडीशन थी पीएमएलए की वो पूरी नहीं की गई, यानी सरकारी वकील ने विरोध किया जबकि जमानत केजरीवाल को नहीं दी जानी चाहिए और न ही जो लोअर कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट था, उसकी कोई ऐसी फाइंडिंग थी कि अरविंद केजरीवाल प्रथम दृष्टया निर्दोष हैं। तो ये दो परिस्थितियां जब होती हैं तभी जमानत पीएमएलए में इस तरह से मिल पाती है। दूसरा, खुद लोअर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि बहुत सारे दस्तावेज ईडी और अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए हैं जिनको कोर्ट ने नहीं देखा और कोर्ट ने मुनासिब नहीं समझा इतने सारे दस्तावेजों को देखना, क्योंकि उस जो बेल का जो मसला था उसके लिए इतनी जरूरत नहीं थी इन दस्तावेजों को देखने की। ये सब ट्रायल का इशू था। अब हाईकोर्ट के पास 2-3 विकल्प हैं। पहला जय ये हो सकता है कि हाईकोर्ट ईडी जो निचली अदालत का फैसला है उसको दरकिनार कर दे, यानी उसको सेट असाइड ही कर दे मेरिट पर सुनवाई के बाद, या फिर कोर्ट ये भी कर सकता है कि वापस ये सेट असाइड करते समय ये बोले कि लोअर कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करे जो उनकी जमानत याचिका है। ये सारी चीजें हाई कोर्ट के सामने है। राहत अभी अरविंद केजरीवाल को दिख नहीं रही है, क्योंकि नियमित जमानत का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो शुक्रवार को बेल दिया, इंटरिम बेल, उससे बिल्कुल अलग है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में ये बात रिकॉर्ड भी करा दी कि अगर कहीं पर कोई रेगुलर बेल पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको प्रभावित नहीं होगी। तो यानी बाहर आने का रास्ता तब तक अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है जब तक हाईकोर्ट ईडी की अपील पर कोई फैसला नहीं ले लेता। बिल्कुल, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज अहम सुनवाई। विकास, यहाँ पर ईडी की जांच को लेकर भी लगातार अपडेट्स मिल रहे थे कि किस तरह से उनकी तरफ से बात आ रही थी कि जांच पूरी हो चुकी है और पुख्ता सबूतों के साथ करीब 8 आरोप पत्र यहाँ पर ईडी ने अदालत में दायर किए हैं। खास तौर पर उनका संज्ञान लेते हुए भी यहाँ पर जो कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो तमाम चीज़ों पर ध्यान रखेगा। वारंट भी जारी हुआ था, आप याद करें, और इसमें जो 38 आरोपी ईडी ने बनाए थे, जिनमें 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल और 38वें आरोपी के तौर पर आम आदमी पार्टी को ईडी ने चार्जशीट किया है। तो ट्रायल अब शुरू होने वाला है ईडी के मामले में, और जो प्रक्रिया होती है यानी अरविंद केजरीवाल को चार्जेस पढ़ते सुनाए जाएंगे कि क्या वो इन आरोपों को स्वीकार करते हैं या वो कंटेस्ट करेंगे, यानी कि वो ट्रायल फेस करेंगे। तो वो की जो एक समानांतर प्रक्रिया है ट्रायल की वो चलती रहेगी। ये जमानत वगैरह जो है वो एक समानांतर प्रक्रिया है। चार्जशीट फाइल हो गई है, ये थोड़ा मजबूत ग्राउंड और बन जाता है केजरीवाल के लिए कि अब उनके जांच को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की अब कोई आशंका नहीं है। तो इसीलिए उनके वकील एक बार फिर और हाईकोर्ट के सामने इस बात को भी उठाएंगे कि अब चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है, अब किस बात की ईडी को आशंका है। ये सारी चीजें भविष्य में जो है होने वाली हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अगर जेल से बाहर आने का रास्ता अरविंद केजरीवाल का कहें तो वो भी बहुत लंबा है, क्योंकि ईडी के मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है, सीबीआई के मामले में वो न्यायिक हिरासत में है और सीबीआई ने अभी तक जो पूछताछ की है उसमें उन्होंने विरोध किया अरविंद केजरीवाल का कि उनका जो रुख है वो बिल्कुल सहयोगात्मक नहीं रहा है। वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं देते, बहुत सारे फैक्ट्स उन्होंने छुपाए हैं, क्योंकि जो दूसरे आरोपियों से जो सीबीआई ने पूछताछ की है वो अरविंद केजरीवाल से जब वही सवाल पूछे जाते हैं तो वो डिनाई करते हैं या कह देते हैं उन्हें याद नहीं है। तो सीबीआई के मामले में तो एक उनकी अलग मुश्किल पहले से ही बरकरार है, इसीलिए जेल से बाहर आने का रास्ता बहुत लंबा है अभी अरविंद केजरीवाल के। बिल्कुल, यहाँ पर ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो यहाँ मिली है, लेकिन जो नियमित जमानत की बात वो कर रहे हैं और बाकी जो लोअर कोर्ट में जो दाखिल हुआ था उस पर फैसला बेअसर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। लेकिन ऐसे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल के वकील किस दलीलों के साथ इस वक्त अदालत में जा रहे हैं? हाईकोर्ट में पहली चीज वो डिफेंड ये करेंगे कि निचली अदालत के आदेश में जो कमियां ईडी गिना रहा है वो ठीक नहीं है। वो ट्रायल का विषय है, ट्रायल का इशू है। हाई कोर्ट को इतनी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए जितनी डिटेल्स में ईडी इस मामले को उठा रहा है। जमानत एक अलग बिल्कुल मसला है, ये सारी चीजें जो ईडी कह रहा है वो ट्रायल में देखी जाएंगी। दूसरा, एक और मजबूती के साथ अब रखने की कोशिश करेंगे कि चार्जशीट दाखिल ईडी ने कर दी है। तो अब ईडी को किस बात की आशंका है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में कम से कम क्या कर सकते हैं। जब चार्जशीट पूरी हो गई है, यानी कि साक्ष्य सब ईडी जुटा चुकी है, गवाहों को जो प्रभावित करने की बात है उसकी भी संभावनाएं अब न्यूनतम है। ये सारी दलीलें अरविंद केजरीवाल से वकील दे सकते हैं हाईकोर्ट के सामने। बिल्कुल, यहाँ पर कई मामले हैं, ईडी का केस भी है, सीबीआई का केस भी है।
सुप्रीम कोर्ट से ईडी के केस में जमानत जरूर मिली है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी उनका जेल से बाहर निकलने का जो सपना है वो काफ़ी लंबा होने जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर ईडी ने जब अपनी जांच पूरी कर ली है, करीब 8 आरोप पत्र दाखिल कर गए हैं, चार्जशीट फाइल कर चुके हैं, ऐसे में किस तरह से ये केस आगे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी संगीन इल्ज़ामों के साथ यहाँ पर ईडी बढ़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस पूरे घोटाले का किंग पिन यहाँ पर वो बता रही है। अब बिल्कुल देखिए, ईडी के मामले में भी उनको जो राहतें मिली हैं, अंत में उनका कोई नतीजा नहीं निकला। जैसे अब लोअर कोर्ट ने उनको रेगुलर बेल दी तो वो हाई कोर्ट से उसको स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम बेल दी है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिख दिया है कि नियमित जमानत की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई असर नहीं माना जाए। तो ये दोनों राहतें अंत में उनको उस जेल से बाहर निकालने के लिए नाकाफी हैं, क्योंकि अभी उनको रेगुलर बेल के मसले पर हाईकोर्ट में लड़ाई लड़नी होगी। वहीं सीबीआई के मामले में तो अभी उनको शुरुआत ही हुई, आप ये कहें कि अभी वो न्यायिक हिरासत में है। और सीबीआई के मामले में जब तक चार्जशीट दाखिल सीबीआई नहीं कर देती तब तक लगातार एजेंसी विरोध करती रहेगी कि अरविंद केजरीवाल को बाहर आने ना दिया जाए, क्योंकि उनका जो आप रुख, सीबीआई जो बातें कहती रही, उनका रुख ये रहा है कि उन्होंने अपने फोन के पासवर्ड्स नहीं दिए, वो सवालों का जवाब नहीं देते, जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है उन पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें सीबीआई फिर से कहेगी और किसी भी तरह की जो राहत की बात हो सकती है इंटरिम बेल वगैरह की या रेगुलर बेल की सीबीआई मामले में, उनका विरोध लगातार करेगी। तो जेल से आने का रास्ता बहुत आसान नहीं है उनके लिए, क्योंकि जिन मामलों में उन्हें राहत मिल रही है वो भी अंततः उनको जेल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। और एक सीबीआई का तो पूरा भी मामला शुरू ही हुआ है। बिल्कुल, तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी उसके बाद भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। कई ऐसे मामले हैं जिन पर इस वक्त जो उनकी जो भूमिका है उसको लेकर बेहद संगीन सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो क्या आज जब सुनवाई होगी अदालत में क्या कुछ निकल कर आएगा? किसी तरह की राहत मिलने की कोई गुंजाइश अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या मुश्किलें और बढ़ती नजर आएंगी उस पर हम नजर बनाए रखेंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार बिजली के मुद्दे पर सियासी कटघरे में है। जी हाँ, दिल्ली में महंगी बिजली पर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर दिल्ली भाजपा आज सभी 14 बिजली कार्यालयों में प्रदर्शन करेगी। दरअसल बिजली खरीद समझौता शुल्क और अन्य जो सेस लगाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर महंगी हो गई है। इस पर भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है और घोटाले का आरोप लगा रही है। इसी के चलते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले हर व्यक्ति को लूट रही है। पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। तो केजरीवाल से इस्तीफे की मांग, यहां पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है और उसको लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन है। तो ऐसे में बिजली बढ़ोतरी के पीछे दिल्ली में क्या है कंपनियों के तर्क, ये भी हम आपको बताते हैं। किस तरह से जो सभी बीजेपी कार्यालय हैं वहां पर प्रदर्शन का तैयारी है। साथ ही जो पावर परचेज एग्रीमेंट कास्ट के चलते जो दाम बढ़ाए गए हैं, पीबीएसी के तिमाही रेट में संशोधन के चलते जो किया गया है बदलाव, उसको लेकर और क्या तथ्य हम आपको बता दें। यहाँ पर वित्तीय बोझ में हालिया बढ़ोतरी 1 मई से लागू की गई, यानी कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट कास्ट के चलते जो बढ़ाए गए हैं दाम, उसमें जो बिजली कंपनियों का क्या तर्क है, आइए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से पीपीएसी के तिमाही रेट में संशोधन के चलते ये पूरा बदलाव किया गया है, ऐसा कहना है। साथ ही वित्तीय बोझ में जो हालिया बढ़ोतरी हुई है वो 1 मई से यहाँ पर लागू की गई है। और साथ ही उनका ये कहना है बिजली कंपनियों का कि जो बीआरपीएल उपभोक्ता हैं उनके लिए पीपीएसी बढ़ाकर 35.83% हुआ है, जो कि 0 से लेकर 200 यूनिट खपत के लिए बेस प्राइस एडजस्टमेंट 3 से 4.07 रुपए प्रति यूनिट जो है उसे किया गया है। बीआरपीएल का पीपीएसी 35.83% तक बढ़ाया गया है। बीवाईपीएल का पीपीएसी 37.75% तक बढ़ाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर यहाँ पर यह भी तर्क दिया गया है कि टीपीडीडीएल के पीपीएसी में 37.88% की बढ़ोतरी हुई है और एनडीएमसी का जो पीपीएसी है वो सबसे ज्यादा 38.75% यहाँ पर हुआ है।
तो जो बिजली कंपनियों ने जो तर्क दिया है वो हमने यहाँ पे आपको बताया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ हलचल है, न्यूज़ में क्या कुछ हलचल है, वो आपको बता दें कि बिजली को लेकर जो वादे किए थे आपने, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रहेगी, साथ ही अगले 5 साल तक 200 यूनिट मुफ्त बिजली का यहाँ पर वादा आपने किया है कि और वो मिलती रहेगी, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। 201 से लेकर 400 यूनिट तक मिलेगी 50% तक की सब्सिडी। और बिजली आपूर्ति को लेकर 200 यूनिट मुफ्त बिजली का जो वादा उन्होंने किया था, वो वादा अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उस पर अतिरिक्त सेस लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है, उसको लेकर जो राजनीति हो रही है और उस पर भी हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। किस तरह से ये मनमाने सेस लगाकर जो आम दिल्ली वासी हैं, जो उपभोक्ता हैं, किस तरह से उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया और बिना उन्हें बताए किस तरह से ये जो बढ़ोतरी हुई, उसको लेकर इस वक्त क्या हलचल है। हमारे संवाददाता कृतिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृतिका, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर भाजपा ने मोर्चा संभाला है दिल्ली वासियों को ये बताने का कि किस तरह से उनसे मनमाने ढंग से ये अतिरिक्त पैसा वसूला जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त इस पूरी खबर को लेकर? देखिए जया, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आज जो दिल्ली के 14 जिले हैं, 14 जिलों के बिजली कार्यालय जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी आज प्रोटेस्ट करने जा रही है। 11 बजे का ये समय रखा गया प्रोटेस्ट का। हालांकि अभी अभी बारिश हुई है काफी तेज, तो प्रोटेस्ट में थोड़ा सा देरी हो सकती है, लेकिन प्रोटेस्ट जरूर होगा, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों की जेब पर अतिरिक्त शुल्क का जो भार है, उससे दिल्ली वासी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों के साथ है। बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल बेशक इन दिनों जेल में हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल से ही दिल्ली वासियों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। बिजली कंपनियों के साथ में साठगांठ करके जो ये पैसे बढ़ाए गए हैं, इसका सीधा असर दिल्ली की जनता पर पड़ रहा है। इससे पहले अगर देखा जाए तो 2015 से ये सरचार्ज लगना शुरू हुआ। 2015 से लेकर के अब तक हर साल के 3 महीने के लिए इस सरचार्ज को बढ़ाया जाता है, लेकिन वो करीब 1.5% रहता है। लेकिन अगर इस बार हम देखें तो इस बार 1-2 नहीं बल्कि सीधे तौर पर करीब 8% ये सरचार्ज बढ़ाया गया, पीपीएसी सरचार्ज। और इसके अलावा पेंशन ट्रस्ट के नाम पर भी 7% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर दिल्ली वासियों की जेब पर पड़ रहा है। और 2015 से लेकर के अभी तक जो हर साल 3 महीने के लिए 1.5% बढ़ाया जाता था, उसे भी 3 महीने के बाद में घटाया नहीं गया है। तो उसका भार अगर हम देखें तो 2015 से लेकर अब तक जो कि करीब 45% हो चुका है। तो सीधे तौर पर दिल्ली की जनता का जो बिजली का बिल है वो अब बढ़कर आ रहा है। और ऐसे में दिल्ली वासी अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बिजली का बिल जो है वो उनका क्यों बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को अब लिया है और अपने आड़े हाथों लेते हुए आम आदमी पार्टी पर सीधा हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले जब प्रदर्शन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये कहा गया कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि जहां एक तरफ वो 200 यूनिट फ्री का वादा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ईमानदार लोग हैं दिल्ली के, उनके जेब पर सीधे तौर पर डाका डालने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। बिल्कुल कृतिका, यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की कि जो पूरा गणित है, किस तरह से दिल्ली वासियों को ये एहसास हुआ कि उनका जो बिल है वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। बिजली कंपनियों की तरफ से तर्क सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी, जिसने ये वादा किया था कि बिजली के दर नहीं बढ़ेंगी और मुफ्त बिजली का वादा भी किया गया था, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है। बिजली के बिल नहीं बढ़ाए गए, लेकिन सच्चाई यही है कि ये साठगांठ करके बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं। और इस वक्त मैं खुद इस वक्त विजयनगर में मौजूद हूँ, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंचेंगे कार्यकर्ताओं के साथ में और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी और जो बिजली कंपनियां हैं उनके खिलाफ ये प्रदर्शन होगा और सीधे तौर पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि जो पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर जो सरचार्ज बढ़ाया गया है उसे कम किया जाए, क्योंकि एक बार अगर ये बढ़ जाता है तो फिर कम होता हुआ नजर नहीं आता है। 2015 से हम ये चीज देख रहे हैं और अभी तक कम नहीं हुआ है, 45% बढ़ चुका है। तो अगर इस बार ये सरचार्ज 8% पीपीएसी सरचार्ज और साथ ही पेंशन ट्रस्ट के नाम पर 7% सरचार्ज, यानी कुल मिलाकर लगभग 15% ये बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कैसे भी करके इसको कम कीजिए, वरना दिल्ली की जनता पर ये अतिरिक्त बोझ का काम कर रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है
और आज 14 जगहों पर दिल्ली पर काफ़ी आक्रामक अंदाज में उन्होंने इस अवैध वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की ठानी है। कृतिका, आपने लगातार वहां बात करी, विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, भाजपा यहाँ पर आम आदमी जो है दिल्ली की उसके साथ में है, लेकिन जो आम जन है दिल्ली वासी, उनका क्या कहना है? देखिए, आम जन की अगर हम बात करें तो आम जन को अभी तक कोई अंदाजा ही नहीं था कि आखिर उनके बिजली के बिल क्यों बढ़कर आ रहे हैं। लेकिन जब हमने आम लोगों से बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये सरासर धोखा है। पहले तो ये कहा गया था कि बिजली, पानी और जो तमाम सुविधाएं हैं ये हम फ्री करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर चार्ज बढ़ाया जा रहा है। 2015 से पहले ये सरचार्ज नहीं लगता था। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, 2015 से ये सरचार्ज लगना शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक हर बार इस सरचार्ज को बढ़ाया जाता है। क्योंकि देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो गर्मियों में बिजली की जो खपत है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो बिजली कंपनियां हैं वो इस सरचार्ज को लगाती हैं ताकि उस खपत को बराबर किया जा सके रेट, क्योंकि बिजली आगे से और लेनी पड़ती है। तो ऐसे में ये सरचार्ज लगाया जाता है। लेकिन जो इसका अगर हम ये देखा जाए तो जो वादा किया जाता है कि ये सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए होगा, लेकिन ये सरचार्ज लगा तो दिया जाता है लेकिन उसके बाद में इसे हटाया नहीं जाता है। तो दिल्ली की जनता को अभी तक ये पता ही नहीं था कि ये सरचार्ज लगाने के बाद में हटाना भी होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अब फिलहाल अगर देखा जाए तो दिल्ली की जनता को ये पता लग चुका है और तमाम गुस्से में भी इस वक्त दिल्ली की जनता नजर आ रही है। जया, बिल्कुल, हम यहाँ सी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से भाजपा जो है पूरा हल्ला बोल इस वक्त कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ। जो आपने वादे किए थे बिजली को लेकर, उस पर यहाँ पर पूरी तरह से बेनकाब होते हुए और दिल्ली वासियों को यहाँ पर बढ़े हुए जो एकदम अचानक बढ़ोतरी आई है बिजली के बिलों में, जिनकी उनको जानकारी नहीं थी, एक तरह के अवैध वसूली यहाँ पर की जा रही है दिल्ली वासियों से, उसमें किस तरह से भाजपा जो है वो पूरा विरोध प्रदर्शन इस वक्त कर रही है। कोशिश है कि यहाँ पे जो दिल्ली की जनता है उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि कैसे उन्हें लूटा जा रहा है इस बढ़े हुए बिजली के बिलों से। और आज भाजपा की ओर से जो 14 बिजली के कार्यालय हैं उनके बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहाँ पर एक बार फिर हम जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से आप दर्शकों को बताएं कि जो पूरा गणित है किस तरह से सेस के आड़ में मनमानी बिजली के बिल वसूले आपने दिल्ली वासियों से। बिल्कुल यार, दिल्ली वासियों को जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से ठगा है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा झटका है। पहले तो देखिए गर्मी में बिजली की कटौती कर दी, अब बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूटर उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह के सरचार्ज लगाने शुरू कर दिया। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, यानी हम जनता की सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। इन्हीं फ्री के मुद्दों पर उन्होंने अपनी राजनीति को यहाँ मजबूत किया था, अपने पैर जमाए थे। लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि ये फ्री कुछ नहीं था, पब्लिक को भी समझ में आ गया ये फ्री कुछ नहीं था। तो ये वहम धीरे धीरे दूर होता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से एक एक करके दिल्ली सरकार एक्सपोज हो रही है, आपने देखा बारिश में पहले कह रहे थे कि तमाम चीजें हैं, मेयर ने कहा कि सब चीजें बिल्कुल सुनिश्चित की गई हैं, पैरामीटर्स में है। लेकिन जिस तरह से वाटर लॉगिंग देखा, लोगों को पता लग गया जल भराव ने कैसे परेशान किया। उसके बाद पानी का क्राइसिस दिल्ली ने देखा, अब बिजली की चीजों पे। तो बिजली के जो करंट के झटके हैं लगातार दिल्ली वासियों को परेशान कर रहे हैं। उनसे मनमाना जो ये सरचार्ज है ये वसूला जा रहा है, जो जैसे कृतिका ने बताया 2015 में महज 1.5% था, अब देखिए 8% के करीब ये पहुंच चुका है। एक बार ये चीजें बढ़ जाती है तो पब्लिक को पता ही नहीं होती, उनसे हिडन चार्जेस करके इस तरह से पैसे यूज किए जाते हैं और उनके जेब में सीधे डाका डाला जाता है। जो आम आदमी की सरकार थी, आम जनता की सरकार थी, कहीं ना कहीं अब वो आम से खास होती दिखाई दे रही है और वो खास लोगों के लिए काम कर रही है और आम जनता को जो है वो लगातार टारगेट पर रख करके उनकी जेबों पर जो है वो डकैती डाल रही है। और इस तरह से आज तमाम 14 जगहों पर तमाम सांसद, दिल्ली के 7 सांसद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, तो एक हल्ला बोल होगा। और उनका पूरा का पूरा ये मोटिव है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी जो पूरा विरोध प्रदर्शन कर रही है और समय समय पर वो इस तरह के विरोध प्रदर्शन करती रही है। जब भी जनता को लूटने की बात हुई है, दिल्ली सरकार ने लूटा। जिस तरह से लोकसभा में 7 की 7 सीटें जीत करके केजरीवाल एंड कंपनी को जनता ने आईना दिखाया था कि अब ये जुमले नहीं चलेंगे, अब फ्री के नाम पर लोगों को और ज्यादा दिन तक गुमराह नहीं कर सकते। ऐसे में आज का ये जो एजेंडा है, 14 जगहों पर तमाम वो सांसद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, फॉर्मर जो सांसद हैं वो भी हल्ला बोल कैंपेन में शामिल होंगे और पूरा निशाना साधेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की ये जो मनमानी चले ना, ये सारा का सारा जो रोल बैक किया जाए, ऑर्डर्स को वापस लिया जाए। क्योंकि केजरीवाल खुद ही देखिए अभी जेल में बंद है और हमने काफी समय से देखा है किस तरह का उनका तेवर है, आतिशी किस तरह से तेवर
दिखाती हैं, सौरभ भारद्वाज किस तरह से तेवर दिखाते हैं, स्वाति मालीवाल का केस सभी के सामने निकल करके आया। तो ये अपने आप अपने लोगों के लिए नहीं खड़े होते हैं तो जनता के लिए क्या खड़े होंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, जनता को अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रही है, राजधानी की बात करते हैं, केजरीवाल कहते थे इसको पैरिस बना देंगे, ऐसा कर देंगे, सड़कों में इतनी सुविधाएं कर देंगे, लेकिन आज सभी को सब पता है किस तरह का माहौल है राजधानी में। ना तो यहाँ वातावरण ठीक है, ना यहाँ पर सफाई का जो पैमाना है वो ठीक है। और जब ये करंट की बात लग रही है, लगातार बिजली के झटके जो दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा जनता को, उससे जनता कहीं ना कहीं बिल्कुल नाराज दिखाई दे रही है, निराश है। और ये जो तमाम लीडर हैं ये फ्रंट फ्रॉम द लीड करेंगे आज आकर के। और सभी से मेरी बात हुई, अभी कुछ लीडर से भी बात हुई, उन्होंने बोला बिल्कुल रोल बैक करने के एजेंडे के साथ जाएंगे। मौसम भले ही थोड़ा सा यहाँ पर बारिश भरा बना हुआ है, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन है वो किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने में होगी आज आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, तो यहाँ पर कृतिका हमारी बनी हुई है जो लगातार ये विरोध प्रदर्शन पर नजर रख रही हैं। कृतिका, जिस तरह से हमारे संवाददाता मुकेश ये बता रहे थे कि कैसे पूरी तरह से यहाँ पर फंसी नजर आ रही है आप सरकार पूरे इस बिजली के मामले को लेकर। अभी बीच में ये भी खबर थी कि जो बिजली कंपनियां हैं वो एक बार फिर बढ़ोतरी के मूड में है। किस तरह से इस पूरी खबर को लेकर आप यहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही है और क्या कुछ जवाब है उनके पास जनता के इस सवाल का कि कैसे वो जो बिजली के बिल हैं वो इतने बेतहाशा बढ़ गए हैं? देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो बिजली के बिल बढ़े हैं उनके पीछे सिर्फ सरचार्ज बढ़ा है उसी का एक रीज़न है। और साथ ही 2015 से लेकर के अभी तक जो हर साल सरचार्ज बढ़ाया जाता 3 महीने के लिए, उसकी वजह से देखा जाए तो अभी 2015 से लेकर अभी तक 45% सरचार्ज बढ़ाया गया, जिसकी वजह से बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो इसलिए जितना बिजली का बिल आ रहा है वो आराम से भर रही थी। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा ये संभाला है और इस चीज़ की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि आपके जो बिजली के दाम जो बढ़ के आ रहे हैं वो इस वजह से बढ़ रहे हैं कि सरचार्ज बढ़ाया गया है। सीधे तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है कि नहीं, जो 200 यूनिट फ्री दी जा रही है वो आपको पहले की तरह ही दी जाएंगी। लेकिन साथ ही जो आम जनता है जो 200 यूनिट फ्री नहीं ले रही है, उनकी जेब पर अगर देखा जाए तो सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी गुस्सा और आक्रोश भी दिल्ली की जनता में देखने को मिल रहा है। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए कृतिका और हमारे संवाददाता मुकेश, जो बता रहे थे कि कैसे इस पूरे बिजली बढ़ोतरी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ भाजपा का ये जो हल्ला बोल है। और आज देख रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के साथ भाजपा उतर चुकी है सड़कों पर। दिल्ली के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, दिल्ली की सड़कों को अभी हमने जलमग्न देखा और अब बिजली के मोर्चे पर भी दिल्ली सरकार यहां पर पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। NTA 19 जुलाई को CUET UG के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। इस संबंध में NTA ने नोटिस जारी किया है। ये परीक्षा 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि NTA ने 7 जुलाई को CUET UG 2024 की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी की थी। 19 जुलाई को होने वाली ये परीक्षा कंप्यूटर CBT मोड में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने थाना तर्रेम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छुटवाई के जंगल से 7 नक्सलियों को पकड़ा है। 7 नक्सली लंबे समय से माओवादी संगठन में सक्रिय रूप से कार्यरत थे। इनमें 2 इनामी माओवादी भी शामिल हैं। इनामी माओवादियों में मिलिट्री प्लाटून नंबर 9 के सदस्य पर 2 लाख का इनाम
और KMS की अध्यक्ष पर 1 लाख का इनाम था। वैधानिक कार्रवाई के बाद पकड़े गए सभी माओवादियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। ये सभी माओवादी मार्ग अवरुद्ध करने, IED ब्लास्ट करने, रोड काटने, बैनर पैम्पलेट्स लगाने जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। तो बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा कर्मियों को। और गुजरात के आणंद जिले में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर ट्रक और लग्जरी बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा आज तड़के करीब 4:30 बजे हुआ, जब लग्जरी बस पंचर हो गई थी और हाईवे के किनारे खड़ी हुई थी। ड्राइवर, क्लीनर और यात्री बस के नीचे खड़े हुए थे, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। हाईवे पर सड़क हादसे की खबर मिलते ही आनंद फायर ब्रिगेड, एक्सप्रेस हाईवे पेट्रोलिंग की टीम और आनंद रूरल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और यात्रियों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो बेहद भीषण ये हादसा हुआ है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर पहुंचकर स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। ये जानकारी BSF कश्मीर ने सोशल मीडिया हैंडल X पर साझा की है। पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि कश्मीर के अग्रिम इलाकों के लगातार दौरे में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और BSF और स्थानीय प्रशासन के समन्वय के साथ इन क्षेत्रों के समग्र विकास पर जोर दिया। इस आधिकारिक दौरे के दौरान नित्यानंद राय ने नीरू गुरेज सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित इलाकों का भी दौरा किया, साथ ही फील्ड कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और अग्रिम क्षेत्र संरचनाओं में बुनियादी ढांचे और परिचालन उपकरणों की अतिरिक्त आवश्यकताओं की भी समीक्षा की। नित्यानंद राय नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए कश्मीर के सीमा सुरक्षा बल FTR मुख्यालय के दौरे पर पहुंचे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मई में निर्यात के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास युद्ध, लाल सागर संकट और कंटेनर की कमी के बीच भारत का निर्यात सकारात्मक रहा। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मई के बाद जून का भी आंकड़ा बेहद अच्छा है और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये सकारात्मक रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि से कुल निर्यात बढ़ाने में मदद मिल रही है। मई में भारत का बिजनेस एक्सपोर्ट 9.1% बढ़ा है और 38.13 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल मई के दौरान निर्यात 5.1% बढ़कर 73.12 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्री ने बताया कि डिजिटल इंडिया मिशन और 4G और 5G के चलते सर्विस सेक्टर में निर्यात को बढ़ावा मिला है। इससे साफ है कि वैश्विक चुनौती के बाद इस वर्ष भारत माल और सेवा क्षेत्र में निर्यात के 800 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार कर लेगा। FTI को लेकर वाणिज्य मंत्री ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी के हालात में सुधार होगा तो इसमें भी बढ़ोतरी होगी। वैसे लगातार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और अन्य विकसित देशों में ब्याज दरें ज़्यादा हैं, ऐसे में यहाँ निवेश करना फायदे का सौदा होगा। बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय आज जून महीने के निर्यात का आधिकारिक डाटा जारी करेगा। तो पहली तिमाही में सकारात्मक निर्यात और यानी कि निर्यात में लगाई छलांग। और फिलहाल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। इस दौरान ज्यूरिक में उन्होंने WTO के महानिदेशक, भारतीय प्रवासियों और निवेशकों के साथ मुलाकात की। उन्होंने प्रसिद्ध वैश्विक कंटेनर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स समूह MSC कार्गो के ग्रुप प्रेसिडेंट डियागो अपोंटे के साथ भी बैठक की। बैठक में भारतीय उद्योग के साथ संभावित सहयोग के साथ ही कंटेनर शिपिंग और इंडियन फ्लैग वेसल्स के विकास पर चर्चा की गई। वाणिज्य मंत्री इस यात्रा का उद्देश्य भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापक साझेदारी को और मजबूत करना है, गहरे आर्थिक संबंधों और आपसी विकास को बढ़ावा देना है। इसके बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को इटली की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भी भाग लेंगे।
मार्शल द्वीप गणराज्य में 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत और मार्शल द्वीप की दोस्ती पुरानी और गहरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत मार्शल द्वीप गणराज्य का समर्थन करना और उन्हें हर संभव मदद करना अपनी जिम्मेदारी मानता है। और भारतीय स्टेट बैंक ने आज से प्रभावी अधिकांश मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट अवधि के लिए फंड आधारित उधार दर की बेंचमार्क सीमांत लागत में बढ़ोतरी की है। देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने अपने वेबसाइट पर एक अपडेट में कहा कि 1 महीने से 3 साल के लिए MCLR में 5 से 10 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है। एक आधार अंक 0.01% अंक है। बढ़ोतरी के बाद MCLR से जुड़े ऋणों पर ब्याज दरें समान मात्रा में बढ़ने की संभावना है। 1 महीने के MCLR पर बेंचमार्क दर 5 आधार अंक बढ़ाकर 8.35% कर दी गई है, जबकि 3 महीने के MCLR पर 10 आधार अंक बढ़ाकर 8.40% कर दिया गया है। और आने वाले बजट से आम आदमी को क्या उम्मीदें हैं? हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने दिल्ली में आम लोगों से की खास बातचीत। 23 तारीख को बजट आ रहा है। हम सोचते हैं पूरे भारत के लिए बजट अच्छा होना चाहिए। अच्छा ही रहेगा, मोदी सरकार है तो सही रहेगा। They should spend more money on the roads because it help in our development and all that. बढ़िया ही होगा। देखो इनकम टैक्स की थोड़ा स्लैब बढ़ाएगा। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें उसमें सस्ती होनी चाहिए, जिसमें कि घर की जो चीज़ें हैं अपनी, जैसे कि गैस सिलेंडर है अपना और आटा हुआ, बहुत सी चीज़ें हैं जो घर में रोज़ पर डे यूज होती हैं, वो सारी चीज़ों में की रेट कम होना चाहिए। बजट है में धीरे धीरे मिडिल क्लास फैमिली के लिए मोर फ्रेंडली बनाना चाहिए और ज़्यादा पॉपुलेशन को टैक्सेशन के स्कोप में कैसे लेके आएँ, तो वो भी प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ें जो गरीबों के लायक हो वो सस्ती होनी चाहिए, बस मेरी सरकार से ये गुजारिश है। बजट से कुछ सस्ता होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई के साथ साथ कमाई भी बहुत कम है, तो और ज़्यादा महंगाई लग रही है। गरीबों को लिए कुछ ना कुछ नई योजना लानी चाहिए, जैसे कि बीमा योजना या फिर मान लो राशन योजना या शिक्षा योजना। बजट में तो ऐसा है कि जितना ये रियायत दे सकते हैं किसानों को उतनी दें, और किसानों की स्थिति जो है उसका ध्यान रखा जाए। मुख्य रूप से बहुत अच्छे काम किए हैं, इससे अच्छी गवर्नमेंट आ नहीं सकती और न आएगी भविष्य में। मोदी सरकार रहना चाहिए। तो काफ़ी उम्मीदें हैं इस वक्त आमजन को बजट से। और लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दलों की ओर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में भी इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज मुंबई में भाजपा की बड़ी बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के प्रभारी, सह प्रभारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीटों के बंटवारे के साथ साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले शनिवार को मुंबई में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विधानसभा और बीएमसी चुनाव पर चर्चा के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। तो विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी अब तेज। कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी से तमिलनाडु को 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की बजाय केवल 8000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया है। यह निर्णय कर्नाटक के बेंगलुरु में विधानसभा में कावेरी जल विनियमन समिति CWRC से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित एक सर्वदलीय बैठक के बाद लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम DK शिव कुमार, बीजेपी नेता CT रवि और राज्य के अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। विधानसभा में एक सर्वदलीय बैठक के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि पानी नहीं छोड़ना चाहिए, पानी छोड़ना और पहले अपील करनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने कहा कि बहुत शुरुआती चरण में नियामक प्राधिकरण ने एक बैठक की थी और हमारे पास 30% पानी की कमी है। हम निगरानी समिति के समक्ष अपील करेंगे। फैसले का सम्मान करना होगा और अपने किसानों के हितों की रक्षा भी करनी होगी। तो कावेरी जल विवाद को लेकर ये अपडेट इस वक्त मिल रहा है।
जहां पर सिर्फ 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला किया गया है। तो कर्नाटक में आज भाजपा जगह जगह राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार बेतहाशा दामों में वृद्धि कर रही है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आम आदमी, किसान, दलित और आदिवासी विरोधी है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस कहती है कि देश में महंगाई है और फिर अपनी सरकारों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़वाती है। कर्नाटक में सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल के दाम में 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा किया है। ये बढ़ोतरी कर्नाटक सेल्स टैक्स में बदलाव के बाद हुई है। एक तरफ जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, पूरा कर्नाटक में डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ सभी तरफ KSRTC रेट बढ़ा रहा है, दूध का रेट बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया है। सो ये सरकार आने के बाद वो डेवलपमेंट तो पूरा बंद हो चुका है, और दूसरी तरफ गारंटी के नाम पे जो दाम को बढ़ा रहा है, आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि राज्य में गारंटी और लूट के नाम पर राज्य दिवालियेपन के कगार पर खड़ी है। कि खटाखट कर्नाटका लूट मॉडल का एक और परिचय। दूध, पेट्रोल, डीजल, बिजली के दाम, पानी के दाम बढ़ाने के बाद अब बस के दाम बढ़ने वाले हैं, बस फेयर के दाम बढ़ने वाले हैं। KSRTC का प्रपोजल भी आ चुका है, इस प्रकार से न्यूज़ रिपोर्ट आई है। ये दिखाता है कि कैसे कर्नाटका की तिजोरियां खाली कर दी कांग्रेस ने ऐसी लूट मचाई है। वाल्मीकि स्कैम कर दिया, 180 करोड़ रुपए ट्राइबल्स का छीन लिया, SC/ST का फंड छीन लिया 37%, 14,000 करोड़। मूरा स्कैम 5,000 करोड़ का किया। अपनी लूट और गारंटी को फुलफिल करने के चक्कर में, क्योंकि तिजोरियां खाली हो गई, तो अब जिजिया काइंड ऑफ टैक्स लगाया जा रहा है जनता पर। कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी दूध, कभी पानी, ये सब दाम बढ़ाने के बाद अब ये भी दाम बढ़ाए जाएंगे बस फेयर के। ये असली चेहरा, ये असली चरित्र, ये असली मॉडल है राहुल गांधी का। वहीं कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC के अध्यक्ष SR श्रीनिवास ने बस किराए में होने वाली बढ़ोतरी को उचित ठहराने की कोशिश की है। उन्होंने इसे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बस किराए में बढ़ोतरी को रोका नहीं जा सकता। उनका कहना है कि 2019 में आखिरी बार किराया बढ़ाए जाने के बाद से 5 साल हो चुके हैं और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में परिचालन लागत को कवर करने और कर्मचारी लाभ का समर्थन करने के लिए समायोजन की आवश्यकता है। अमृत भारत योजना के तहत हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की दिशा में काम जोर शोरों से चल रहा है। 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बन रहे इस स्टेशन का काम लगभग 50% तक पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। बेगमपेट रेलवे स्टेशन के मुख्य हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें वेटिंग हॉल, लिफ्ट, एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन, लाउंज, सीवेज प्लांट जैसी सुविधाओं से ये युक्त होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे स्टेशनों के लिए विशेष सुविधाओं की परिकल्पना करती है, जिसमें अनावश्यक संरचनाओं को हटाकर बेहतर पहुंच, उन्नत पार्किंग स्थान, विकलांग जनों के लिए बुनियादी ढांचा, मुफ्त वाईफाई कनेक्टिविटी, पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुसज्जित केंद्रों में बदलना है। और महाराष्ट्र के दीवान खावती नाटूवाड़ी सुरंग के पास कोंकण रेलवे लाइन पर बड़ी मात्रा में पत्थर और मिट्टी गिरने से रेलवे सेवाएं बाधित हो गई हैं। इसके चलते 14 जुलाई को इस सुरंग से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इन ट्रेनों में कोंकण कन्या एक्सप्रेस, CSTM मैंगलोर एक्सप्रेस और मुंबई मडगांव मांडवी एक्सप्रेस समेत कई पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। इसके साथ ही लंबी दूरी की 12 ट्रेनों के रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। बात करें गोवा की, तो गोवा में भारी बारिश और रेड अलर्ट का नोटिस जारी है। इसके मद्देनजर शिक्षा निदेशालय ने गोवा में आज फाउंडेशन 1 से कक्षा 12 तक के शैक्षणिक संस्थानों के लिए छुट्टी की घोषणा की है।
तो भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट। बात करें केरल की, तो केरल में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज मलप्पुरम, कन्नूर, एर्नाकुलम और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी और तटीय इलाकों में हाई अलर्ट है। साथ ही इन जिलों में के स्कूलों में भी आज छुट्टी की घोषणा की गई है और छुट्टी घोषित कर दी गई है। असम में आई बाढ़ से जानमाल को अब तक भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब बाढ़ की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार भी हो रहा है। राज्य में बाढ़ प्रभावित आबादी घटकर 5.9 लाख रह गई है। हालांकि कल 2 और लोगों की बाढ़ के चलते मौत हो गई। इसके साथ ही इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। कुछ प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र और 2 अन्य नदियां बुरहिरी, हिंग और दिसांग खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 18 जिलों के 1300 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कछार जिले में ही 1.1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जो अन्य सभी जिलों में सबसे अधिक हैं। कछार, धुबरी और नांगांव प्रमुख प्रभावित जिलों में से एक है। राज्य भर में 172 राहत शिविरों में 30,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। रविवार को बाढ़ के कारण 1.7 लाख से अधिक बड़े जानवर और 81,000 छोटे जानवर प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 196 जंगली जानवर मर गए हैं। अब तक कुल 143 जानवरों को बचाया गया है। हाल ही में असम बाढ़ में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में शरण लेने के दौरान दोड़िया महामोरा और दोड़िया कुली गांव के 3 निवासियों पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया था। और देश भर में साइबर क्राइम की चर्चा जामताड़ा के बिना अधूरी है। झारखंड राज्य का जामताड़ा जिला इन दिनों सुर्खियों में है। झारखंड और बंगाल बॉर्डर पर बसा ये जिला पिछले कई वर्षों से साइबर फ्रॉड का हॉटस्पॉट बना हुआ है। किस तरह से साइबर अपराधी भोले भाले लोगों के साथ साइबर ठगी कर रहे हैं, देखिए संवाददाता सुमेश पटेल की झारखंड के जामताड़ा से ग्राउंड रिपोर्ट। रांची से करीबन 200 किलोमीटर दूरी पर बसा जामताड़ा जिले को साइबर क्राइम के लिए जाना जाता है। बेहद कम पढ़े लिखे यहाँ के युवक मोबाइल के जरिए बॉलीवुड हस्तियों, नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स तक के बैंक खातों में सेंध लगा चुके हैं, जिसकी वजह से देश के 22 राज्यों की पुलिस को यहाँ दबिश देने आना पड़ा है। साइबर क्राइम के माफिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और अंडमान निकोबार तक के लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के 308 गांव साइबर क्राइम के कामों में संलिप्त हैं। जामताड़ा में साइबर अपराध एक युवा में कोड़ की स्थिति बना दिया था, मगर जब से यहाँ साइबर थाना खुला है और डीएसपी रैंक के पदाधिकारी यहाँ जब से बैठने शुरू हुआ है, उनको हर तरह के साधन उपलब्ध कराया गया है। अभी नहीं के बराबर साइबर अपराध जामताड़ा में हो रहा है। प्रशासन के दबाव से और हमारे सामाजिक दबाव के कारण आप देख सकते हैं कि जामताड़ा जिला में बहुत ही कम मात्रा में अब इसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। जो भी लड़के इसमें पूरी तरह से संलिप्त थे वो अभी कहीं न कहीं हमारे जेल के सलाखों के अंदर है या फिर जामताड़ा जिला छोड़कर बाहर बस चुके हैं। हालांकि झारखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने कहा है, साइबर क्राइम की समस्या काफी दिनों से थी, लेकिन अब साइबर क्राइम के मामले कम आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कई वर्षों से साइबर क्राइम के अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। झारखंड पुलिस जो है लगातार इसमें अपने अपने जितने भी हमारे ऑफिसर से अनुसंधान करता है, उनको नई नई ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अब तो प्रतिबिंब वगैरह का जो प्रतिबिंब ऐप है, जो कि हम ही लोगों ने डेवलप किया है झारखंड पुलिस ने, उसका इस्तेमाल पूरे देश की पुलिस एजेंसीज कर रही हैं। उसमें पहले जो होता था कि कांड दर्ज होने के बाद कार्रवाई होती थी, अब उसमें कांड दर्ज होने के पहले ही कार्रवाई हो जाती है। और इसमें विगत वर्षों का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो बहुत सारी गिरफ्तारियां, रिकवरी और बहुत सारा पैसे का जो फ्लो है उसको रोका गया है। जामताड़ा गैंग की वजह से बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल और नई दिल्ली की पुलिस परेशान है। इन राज्यों में साइबर फ्रॉड के अधिकांश केसों की तार जामताड़ा से ही जुड़ी होती है। साइबर अपराध के मामले में राज्य के डीजीपी ने कहा है कि साइबर क्राइम को रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि साइबर अपराध के गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा में साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची, झारखंड। और पुरी में आज बहुड़ा यात्रा निकाली जा रही है।
बाहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा के 9 दिन के प्रवास के अंत का प्रतीक है। आज भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर श्री गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर लौटेंगे। परंपरा के अनुसार गुंडीचा मंदिर में सभी अनुष्ठान पूरे होने के बाद दोपहर 12 बजे देवताओं की पहानी निकाली जाएगी। शाम 4 बजे रथों को खींचने की परंपरा निभाई जाएगी। रथों को खींचने की विधि पूरी होने के बाद रथों के ऊपर अन्य अनुष्ठान किए जाएंगे। तो पुरी में आज बहुड़ा यात्रा। 5 पंच कैलाशों में से एक हिमाचल के कुल्लू में स्थित श्रीखंड महादेव की यात्रा रविवार से शुरू हो चुकी है। अब तक 1500 से 2000 श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के अलौकिक दर्शनों के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रतिवर्ष श्रीखंड महादेव के 72 फीट ऊंचे शिवलिंग की पूजा अर्चना और दर्शन के लिए हजारों भक्तगण श्रीखंड महादेव आते हैं। 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव की ये यात्रा 35 किलोमीटर की है। यात्रा का समापन 27 जुलाई को होगा। श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। देश विदेश से 200 से ज्यादा जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन करने अयोध्या पहुंचे हैं। जादुई कला की दुनिया की इन दिग्गज हस्तियों ने रामलला के समक्ष अपनी जादुई कला के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इसमें भारत के साथ नेपाल के भी जादूगर शामिल हैं। रविवार सुबह हुए इस कार्यक्रम के दौरान जादूगरों ने रामलला के दर्शन भी किए। इसका आयोजन भारतीय मैजिक कला ट्रस्ट द्वारा रामघाट क्षेत्र स्थित मंत्रा मंडपम में किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन को देखने आए लोग भी इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। और बात कर लेते हैं यूरो कप की। स्पेन ने यूरो कप का खिताब जीत लिया है। रोमांचक खिताबी मुकाबले में युवा स्पेनिश टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ स्पेन ने 12 साल बाद यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो आप देखिए इस रोमांचक मैच की झलकियां। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। रविवार की देर रात बर्लिन में जब स्पेन और इंग्लैंड की फुटबॉल टीम यूरो कप के खिताबी मुकाबले के लिए मैदान पर उतरी, उनकी नजर इतिहास रचने पर थी। एक तरफ इंग्लिश टीम पहली बार यूरो खिताब जीतना चाहती थी, तो वहीं स्पेनिश टीम की नजर चौथी बार खिताब जीतकर प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम बनने पर लगी हुई थी। मैच की शुरुआत से दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसके चलते पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। हालांकि दूसरे हाफ की शुरुआत में ही निको विलियम्स ने यमल से मिले पास पर गोल करके स्पेन ने 1-0 से बढ़त बना ली। मैच के 73वें मिनट में इंग्लिश टीम ने कोल पाल्मर के गोल की मदद से मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। 86वें मिनट में स्पेन के मिकेल ओयाज़रबल ने गोल करके टीम को 2-1 की रोमांचक जीत दिला दी। बेशक हमने सब कुछ हासिल कर लिया है। अब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे खुशी है, मुझे गर्व है। हमने यह कमाया है, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, और मैं वास्तव में खुश हूँ कि हम इसे पाने में कामयाब रहे और हमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। दूसरी तरफ लगातार दूसरे यूरो कप फाइनल में मिली हार से इंग्लिश कोच गैरेथ साउथगेट थोड़ा निराश तो नजर आए, लेकिन उन्होंने टीम के प्रदर्शन पर संतुष्टि भी जताई। मुझे अपनी टीम पर गर्व है। वे मुझे इससे अधिक कुछ नहीं दे सकते थे। हमें एक बेहतर टीम से हार मिली है। हमें अपनी हार पर सोचना होगा कि यह कैसे हुआ। हमें कैसे खेलना था इस बारे में पता था। मेरे ख्याल से गेंद पर कब्जा करना महत्वपूर्ण था और मैच के दौरान हमारे पास पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। स्पेन की इस जीत के साथ ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मैड्रिड में हजारों की संख्या में स्पेनिश टीम के समर्थक ऐतिहासिक सिबिलिस फाउंटेन पर एकत्रित होकर मैच का आनंद लिया।
टीम की जीत के साथ ही फैंस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। फैंस टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि पर नाच रहे थे। ये जश्न पूरी रात चलता रहा। स्पेन ने प्रतियोगिता में बगैर कोई मुकाबला गंवाए खिताब अपने नाम कर लिया। फैंस का मानना है कि टीम की ये जीत आने वाले भविष्य का संकेत है। यह बहुत बड़ी बात है। अपने देश के लिए यूरो कप जीतना एक अनोखी बात है। ऐसा अक्सर नहीं होता। यह एक सुखद अनुभूति है। आप इस एहसास को दोबारा नहीं हासिल कर सकते। यह सब वाकई बहुत रोमांचक था। इंग्लैंड ने एक गोल किया और हमने कहा ओह नहीं, स्कोर 1-1 हो गया, हम हार रहे हैं। लेकिन फिर अंत में जो हुआ वो बहुत रोमांचक था। मैं बहुत खुश हूँ। इस जीत के साथ स्पेन ने 12 साल बाद यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं ये उनका चौथा यूरो कप खिताब भी है। इससे पहले उन्होंने 1964, 2010 और 2012 में खिताबी जीत हासिल की थी। इसी के साथ वो सबसे अधिक बार यूरो कप जीतने वाली टीम बन गई है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़।